देखिए, यह ग्राफ था, हम एनर्जी प्लॉट कर रहे थे y एक्सिस पर और x एक्सिस पर रिएक्शन पाथ। मींस जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो एनर्जी का वेरिएशन किस तरह से होता है, यह ग्राफ में हमें समझ में आएगा। और जैसा मैंने बताया था कि दो पॉसिबल कर्व हो सकते हैं। एक कर्व में प्रोडक्ट रिएक्टेंट के ऊपर हो सकता है और दूसरा पॉसिबल कर्व ऐसा भी हो सकता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नीचे होगा। देखिए, दिस इज अ टिपिकल और स्टैंडर्ड नेचर ऑफ दिस कर्व। यह टिपिकल ग्राफ है। या तो यह ग्राफ इस तरह से होगा या फिर यह ग्राफ इस तरह से होगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दिस वुड बी द कर्व जनरली। इसमें हमने बताया था दिस इज द एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट। कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। दिस इज द एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एवरेज एनर्जी लेवल ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हो। प्रोडक्ट का एवरेज एनर्जी लेवल नीचे भी हो सकता है। ईपी डैश, यह ईपी और यह ईपी डैश। अब मैंने यह समझाया था कि यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर है, यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर है, इसका मतलब जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू होगी। प्रोडक्ट का ऊपर होना इसका मतलब होता है कि वह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसके लिए डेल्टा एच वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू। यह मैंने समझाया था। और यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे है, इसका मतलब जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड आउट, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट वुड बी रिलीज्ड आउट। वह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, उसके लिए डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव होगी, एंथैल्पी चेंज वैल्यू नेगेटिव होगी। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और इसके लिए डेल्टा एच वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू होगी। अब इस ग्राफ का यह भी मतलब मैंने बताया था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट चाहे थोड़ा ऊपर हो चाहे थोड़ा नीचे हो, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, मगर यदि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें रिएक्टेंट को एक ऐसे पीक एनर्जी लेवल तक पहुंचाना होता है, एक ऐसे पीक एनर्जी लेवल तक पहुंचाना होता है, its energy value would be very large. This would be the energy of the intermediate complex compound that is formed during the reaction. रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कि पोटेंशियल एनर्जी काफी अधिक होती है, उसकी एनर्जी को हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं या फिर क्रिटिकल एनर्जी कहते हैं। जब तक कि इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी इतनी नहीं हो जाए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। हम कहते हैं हमें रिएक्टेंट को इतने अमाउंट से एक्टिवेट करने की आवश्यकता है,
दिस इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। हमने यह ग्राफ कल समझा था। इसी ग्राफ में मैं बताऊंगा कि कैटालिस्ट के डाल देने से क्या होगा। इसी समय दूसरा ग्राफ भी यहीं का यहीं बना देता हूं। दूसरा ग्राफ मैंने जो बनवाया था, दैट इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, दैट इज फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। कुछ इस तरह का कर्व हमेशा होता है। जनरली हमने कहा था कि यह जो एनर्जी वैल्यू है, दिस एनर्जी वैल्यू is possessed by maximum number of molecules. This energy value is possessed by maximum number of molecules. And the energy value possessed by maximum number of molecules, we call it most probable energy. Most probable energy, EMP, most probable energy. जनरली रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी से हल्का सा ज्यादा होता है। रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कहीं इधर होगा और थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहीं इधर होगी। यह रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल जो मैंने इधर बनाया है और यह थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल जो मैंने इधर बनाया है। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी में और थ्रेशोल्ड एनर्जी में जितना डिफरेंस है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। हम कहते हैं all these molecules have got energy more than threshold energy. All these molecules are termed as activated molecules. अब मैं एक ग्राफ और बनाता हूं for a reversible reaction. Time versus rate of reaction. Time versus rate of reaction. जनरली फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली कुछ होती है जो रेट कम होती जाती है और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जनरली बढ़ती जाती है, जो कि अल्टीमेटली दोनों बराबर हो जाती हैं। और इस पॉइंट पर जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गई, तो इस जगह पर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। और इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने में यह जो समय लगा, सम टी नॉट टाइम। All this are the graph that I had drawn without catalyst. Without catalyst यह सारे कर्व मैंने ड्रॉ करे हैं। अब मैं चॉक का कलर चेंज कर दूंगा और विथ कैटालिस्ट बताऊंगा क्या होता है। यहां अर्हेनियस थ्योरी में
हमने यह दोनों ग्राफ समझे हैं और यह केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में यह ग्राफ आता है, जिसमें हम कहते हैं कि कोई सी भी रिएक्शन, उसमें इनिशियली रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितने भी हो, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट डिफरेंट हो सकती है। यह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यदि ज्यादा है तो वो कम होगी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यदि कम है तो वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली दोनों बराबर हो जाएंगी और जब दोनों बराबर हो गई तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमने इस तरह से यह ग्राफ बनाए थे। अब कैटालिस्ट के डालने पर क्या होता है जरा देखिए। सबसे पहला ग्राफ, कैटालिस्ट रिएक्टेंट के एवरेज एनर्जी लेवल पर कोई फर्क नहीं डालेगा, प्रोडक्ट के एवरेज एनर्जी लेवल पर कोई फर्क नहीं डालेगा। कैटालिस्ट के डालने से यह प्रोसेस ऐसे होने लगेगा। ये जो येलो कलर चौक से मैंने ग्राफ बनाया, ये विथ कैटालिस्ट है। दिस वुड बी द कर्व विथ कैटालिस्ट। देखिए, रिएक्टेंट के एवरेज एनर्जी लेवल पर कोई फर्क नहीं, प्रोडक्ट के एवरेज एनर्जी लेवल पर कोई फर्क नहीं। प्रोडक्ट ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा और यदि प्रोडक्ट नीचे है तो नीचे ही रहेगा। रिएक्शन के थर्मोडायनामिक बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं आया। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक ही रही। डेल्टा एच जो पॉजिटिव था वो ऐसा कैसी रहा, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही रही। डेल्टा एच की जो भी कुछ वैल्यू थी, जैसी भी वैल्यू थी, वह वही की वही रही। थर्मोडायनेमिक बिहेवियर में कोई फर्क नहीं। मगर कैटालिस्ट ने रिएक्शन के रास्ते को बदल दिया। कैटालिस्ट स्वयं रिएक्शन के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर लिया। उसने रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल दिया, रिएक्शन का रास्ता बदल गया। इस रास्ते में इंटरमीडिएट बदल गए। कैटालिस्ट चेंज रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस बार जो इंटरमीडिएट बना, उस इंटरमीडिएट की थ्रेशहोल्ड एनर्जी कम थी। उस इंटरमीडिएट की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम थी। इस तरह से कैटालिस्ट ने थ्रेशहोल्ड एनर्जी को भी कम कर दिया और एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर दिया। कैटालिस्ट चेंज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट by participating itself in the mechanism। उसने स्वयं को रिएक्शन के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करवाया और रिएक्शन जिस कन्वेंशनल रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते से न ले जाके एक दूसरे रास्ते से ले गए। उस रास्ते में उतनी कठिनाइयां नहीं थी, उतनी बड़ी चोटी नहीं थी, एनर्जी का उतना पीक नहीं था, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी हाई नहीं थी, वो कम हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई। अब जरा देखें इस ग्राफ में क्या होगा। कैटालिस्ट के डालने से थ्रेशहोल्ड एनर्जी कम हो गई, मतलब अब थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो पहले यहां पर थी, अब वही थ्रेशहोल्ड एनर्जी इधर आ गई। जो एक्टिवेशन एनर्जी यह थी, वह एक्टिवेशन एनर्जी भी अब कम हो गई, EA'। जरा देखिए, पहले यहां मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड थे, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कम थे,
मगर अब इन मॉलिक्यूल्स के पास भी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। अब यह मॉलिक्यूल्स भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। एनर्जी बैरियर अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने ओवरकम कर रखा है। यह मॉलिक्यूल्स यदि टकराएंगे और वहां ओरिएंटेशन बैरियर ओवरकम होता है तो यह मॉलिक्यूल्स भी अब रिएक्शन देंगे। थ्योरी में एक पॉइंट और लिख दीजिए, 11 पॉइंट तो हमने लिख ही रखे थे, 12वां पॉइंट लिख दीजिए। कैटालिस्ट इंक्रीजेस फ्रैक्शन ऑफ activated molecules. Catalyst increases fraction of activated molecules and hence increases rate law constant of the reaction. Catalyst increases fraction of activated molecules and hence increases rate law constant of reaction. Catalyst increases fraction of activated molecules and hence increases rate law constant of reaction. जो कि इधर से दिखाया हमने। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखिए क्या हो रहा है। यह रिएक्शन रेट विदाउट कैटालिस्ट इस तरह से वेरी हो रही है। विथ कैटालिस्ट क्या होगा? विथ कैटालिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से कम होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से बढ़ेगी और बड़ी जल्द ही दोनों बराबर हो जाएंगी। दिस वुड बी द सिचुएशन विथ कैटालिस्ट। देखिए फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई फर्क नहीं है। फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन तो वही की वही है, उसमें कोई फर्क नहीं। फर्क किस चीज में आया? जो इक्विलिब्रियम कंडीशन इस टाइम पर अचीव हो रही थी, जो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर इस समय पर हो रही थी, वही रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी से बराबर हो गई, टी डैश टाइम में ही बराबर हो गई। डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने में समय कम हो गया। इट्स एस्टैब्लिश्ड सून विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की हेल्प से, कैटालिस्ट की मदद से यह जो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश होने में इतना अधिक समय लग रहा था, वो समय कम हो गया, वह जल्दी एस्टैब्लिश हो गया टी डैश टाइम। मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं आया। फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई फर्क नहीं आया। बड़े ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अलग चीज है और रेट लॉ कांस्टेंट की अलग चीज है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलग चीज है और रेट लॉ कांस्टेंट की अलग चीज है। कैटालिस्ट ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं डाला है रिवर्सिबल रिएक्शन के, जबकि कैटालिस्ट ने रिएक्शन के रेट लॉ कांस्टेंट को बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें समझ में आता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस रेशो में एग्जिस्ट करेंगे। उस रेशो में कोई फर्क नहीं डाला, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई फर्क नहीं डाला। और रेट लॉ कांस्टेंट से हमें क्या समझ में आता है कि रिएक्शन कितना तेजी से भागेगी, कितना तेजी से आगे बढ़ेगी, उसे बढ़ा दिया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। कैटालिस्ट के डालने से इन ग्राफ्स पर क्या असर आया है जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बाद मैं मैथमेटिक्स लिखूंगा, इक्वेशन लिखूंगा किस तरह से कैटालिस्ट, मैथमेटिकली हम इस बात को समझ सकते हैं।
ग्राफ साफ करूंगा, ध्यान से देख लो। कहीं किसी तरह की कोई क्यूरी हो तो जरूर पूछो। अब मैं एक बार समझा दूं, यदि यह कोई रिएक्शन है, A moles of A plus B moles of B giving you C moles of C plus D moles of D, और यदि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन इस तरह से करते हैं। Equilibrium constant K is defined as active mass of C to the power C D to the power D upon active mass of A to the power A, active mass of B to the power B. This is equilibrium constant. और हम कहते हैं no effect over this equation by catalyst. No effect over this equation by catalyst. ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इस इक्वेशन पर कैटालिस्ट के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पर फर्क पड़ेगा, ना सी डी ए और बी और इनके एक्टिव मासेस पर, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। इसी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इट्स इक्वल टू सम के into A to the power P, B to the power Q. This is rate law of reaction. This is rate law of reaction. And here this K is rate law constant. Rate of reaction is written like this, K into A to the power P, B to the power Q. ध्यान रहे P और A में कोई संबंध नहीं होता है, Q और B में कोई संबंध नहीं होता है, इनमें किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। यह जो P और Q ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यह रिएक्शन मैकेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करते हैं। स्लोएस्ट स्टेप में कितने ए और कितने बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करते हैं। इस रेट लॉ में जो रेट लॉ कांस्टेंट है के, दिस इज इफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के डालने से यह रेट लॉ कांस्टेंट के पर फर्क पड़ जाता है। मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कभी बात नहीं करूंगा। हम कहते हैं विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट rate law constant K is given by A e to the power minus EA by RT according to Arrhenius equation. मैं यहां रेट लॉ कांस्टेंट के लिए लिख रहा हूं। एंड विथ कैटालिस्ट मैं क्यों ना इसको के ई क्यू लिख देता हूं, जिससे कि एक डिफरेंस बना रहे। दिस इज के ई क्यू।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या तो Kc लिखा जाता है, या Kp लिखा जाता है, या Kx लिखा जाता है। हम कंफ्यूज नहीं हो जाए, इधर जो K लिख रहा हूं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K नहीं है, इधर रेट लॉ कांस्टेंट K, ये Keq है। अब विथ कैटालिस्ट रेट लॉ कांस्टेंट, with catalyst rate law constant K becomes K dash, it's A e to the power minus EA by RT, EA dash by RT. This is EA dash. The new value of activation energy. I take the ratio of K by K dash, मैं इन्हें रिलेट करने के लिए K by K dash कर रहा हूं। K upon K dash is equal to A e to the power minus EA by RT upon A e to the power minus EA dash by RT। A से A cancelled, e to the power EA dash minus EA by RT। I'll take natural log on both the sides। मैं रेसिप्रोकेट करके लिखूंगा तो यह इस तरह से आ जाएगा, K डैश अपॉन K इज इक्वल टू EA माइनस EA डैश e टू द पावर बाय RT। मैंने रेसिप्रोकेट करके इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली EA ज्यादा होता है, EA डैश कम होएगा, कैटालिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, विदाउट कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो एक पॉजिटिव वैल्यू दिखे, कैटालिस्ट के साथ K डैश भी ज्यादा होगा, ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखे। I take natural log on both the sides and finally I'll write it like this, ln of K dash upon K is equal to EA minus EA dash by RT। K dash is rate law constant with catalyst and K is rate law constant without catalyst। I may rewrite the equation in terms of log to the base 10 like this, log to the base 10 of K dash upon K is EA minus EA dash by 2.303 RT। This is log to the base 10. K dash is rate law constant with catalyst, K is rate law constant without catalyst। इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करते समय, इस्तेमाल करते समय जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो खास ध्यान देना होता है यूनिट्स पर। एक्टिवेशन एनर्जी यदि कैलोरीज में दी हुई हो तो R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री केल्विन सब्स्टिट्यूट कीजिए, और एक्टिवेशन एनर्जी यदि किलो कैलोरीज में दी हुई हो तो R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन। और एक्टिवेशन एनर्जी यदि
जूल्स में दे रखी हो तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन। और यदि एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी हो किलो जूल्स में तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 8.31 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन। आर इज इक्वल टू 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन और इट्स इक्वल टू 8.31 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन और इट्स इक्वल टू 2 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन और इट्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट देखकर आर की अप्रोप्रिएट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जानी चाहिए। जनरली इस एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन सब्स्टिट्यूट नहीं की जाती है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उस यूनिट में दी हुई ही नहीं होती है। आर की एक वैल्यू हम और भी जानते हैं, द अनदर वैल्यू ऑफ आर इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन। आर की यह भी एक वैल्यू होती है जिसकी यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन में। आर की वैल्यू उसके यूनिट के साथ में मेमोराइज करा जाना मैंडेटरी है। हर जगह जहां आर होता है वहां यूनिट पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कौन सी आर की यूनिट, कौन सी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए और यह डिसाइड करा जाता है बाकी का डेटा देखकर। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन। जनरली एक्टिवेशन एनर्जी यदि लीटर एटमॉस्फेयर में दी हुई हो, मान लीजिए कभी, तो ये आप इस्तेमाल करोगे, मगर रेयर फिनोमेना, कभी नहीं देते, बहुत कम देते। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वुड बी इक्वल टू लॉन ऑफ आर डैश अपॉन आर। आर डैश इज रेट विथ कैटालिस्ट, आर इज रेट विदाउट कैटालिस्ट। This would be equal to log of R dash upon R. R dash is rate with catalyst and R is rate without catalyst. This is effect of catalyst over the rate of reaction. इस पूरे आर्टिकल में मैंने आपको समझाया है हाउ कैटालिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद अगला आर्टिकल में समझाऊंगा इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया